नमस्कार, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है इस स्वागत अकेडमी के अंदर, जिसके अंदर हम आज राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की पुस्तकों के जो वन लाइनर क्वेश्चन इंपोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन सभी को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले हम कक्षा 9 के अंदर जितने भी आपके अध्याय हैं उन सभी के प्रश्नों को लेकर के बात करने वाले हैं। तो ये कक्षा आपके 9 से 12 की रहने वाली है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं और जहाँ से हमेशा क्वेश्चन, चाहे वो RSS भी हो या आपके RPSC हो, जहाँ से क्वेश्चन उठाती हो उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं इस कक्षा की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है अपने सामने और पहला ही अध्याय है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत चित्रांग पुनः आप सभी के बीच में चलता हूं क्वेश्चन की श्रृंखला की ओर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया था? तो याद रखना है आपको, कहाँ से किया था? मेवाड़ से। आगे है, अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? तो जो आपके बूंदी के प्रशासक थे बुद्ध सिंह ने, वो मराठों से सहायता प्राप्त करके आपके किसको हटाया था? दलेल सिंह को। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? तो कौन सा सही जवाब होगा? बूंदी में। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था? तो आपके सही जवाब क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव ने। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया था? 1742 में। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए होरडा सम्मेलन, कई बार क्वेश्चन आया है, होरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया? तो ये आपके 17 जुलाई 1734 को किया था, लेकिन ये कैसा रहा? असफल रहा। ठीक है, इसका काम क्या था कि भाई जो मराठे हैं उनको राजस्थान से बाहर निकालना है, लेकिन ये जो आयोजन किया गया वो 17 जुलाई 1734 को किया गया, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा था। ठीक, आगे वही बात करें हम कि जयपुर में मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध, कई बार पूछा गया है, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1787 में। ठीक है, चार्ल्स मैडकॉक के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? जवाब होगा करौली ने। आगे 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? 1823 की बात कर रहा है तो कौन सी हो जाएगी? सही जवाब सिरोही। 1857 की क्रांति के बारे में शासक दिए गए हैं। कोटा में कौन थे? राम सिंह। बूंदी में भी याद रखना है, तो बूंदी में भी कौन थे? राम सिंह। साथ में याद रखना है जयपुर में भी कौन थे? तो वो आपके राम सिंह थे। ठीक है, तीनों में राम सिंह को आपको याद रख के चलना है। चलिए आगे चलते हैं। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में कौन थे? तो तख्त सिंह थे। जोधपुर में कौन थे? तख्त सिंह। और भरतपुर की बात करें तो जसवंत सिंह थे। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये क्रांति का दे ही दिया है उन्होंने चैप्टर, तो इसके बारे में ये तो हो जाएंगे वहाँ के शासक। बूंदी में शासक कौन हो गया? राम सिंह। और यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट पूछ ले कि भाई पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वो कौन था? मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। और ये मेजर वही बर्टन है जिनका सिर काट करके पूरे शहर में घुमाया गया था। ठीक है, और कोटा की जो क्रांति है वो जन विद्रोह कहलाती है। कैसा कहलाती है? जन विद्रोह कहलाती है। जोधपुर की बात करें, और जोधपुर यानी कि वैसे तो पूरे मारवाड़ का कहा जाता है किसको? मैक मौसन को, मैक मौसन। और भरतपुर के थे कौन थे? भरतपुर के थे आपके कौन? तो आपके हो जाएंगे मॉरिशस। ठीक है, और साथ में हमसे पूछ ले कि भाई सिरोही का कौन था? तो सिरोही का कौन हो जाएगा? जेडी हॉल। कौन हो जाएंगे? जेडी हॉल। आगे भी बात कर लेंगे, थोड़ा सा याद रख लेना। कोटा में राम सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। जोधपुर रियासत में तख्त सिंह थे, मेजर बर्टन मैक मौसन था। और भरतपुर में जसवंत सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट मॉरिशस था। 1857 क्रांति के समय प्रमुख शासकों के बारे में फिर आ गया। जयपुर में हमने अभी कहा था कि राम सिंह द्वितीय थे, धौलपुर में भगवंत सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। बीकानेर में पूछे तो बीकानेर में कौन था? तो आपके सरदार सिंह थे। बीकानेर में कौन था? सरदार सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख शासक
ही दिए गए हैं। तो करौली में मदन पाल थे, करौली में मदन पाल, बूंदी में राम सिंह, अलवर में विनय सिंह या जिन्हें हम बने सिंह भी बोलते हैं। बूंदी में राम सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, कोटा में राम सिंह, करौली में मदन पाल और आपके अलवर में विनय सिंह। जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में थे आपके रणजीत सिंह और झालावाड़ की बात करें पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में थे दलपत सिंह। वहीं डूंगरपुर की बात करें तो उदय सिंह थे, सिरोही में शिव सिंह थे और आपके बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह थे। तो ये कुछ शासक थे जो कि उस समय रियासतों के शासक हुआ करते थे। 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था 1818 की संधि थी, उस समय राजस्थान की रियासतों से जो कर लिया जाता था उसे हम खिराज के नाम से जानते हैं। आगे, अंग्रेजों के कमान ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने के प्रयास से कुद्ध होकर वहाँ के लोगों ने कर दी थी। यानी कि जो भटियाणी थे उनको उनका राज दे दिया गया था और इसीलिए जो जयपुर की जनता थी उसने क्या कर दिया, जो ब्लैक कॉमन था उसकी हत्या कर दी। अब पॉलिटिकल एजेंट से आ रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय कौन वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट थे? कोटा में थे मेजर बर्टन, जोधपुर में थे आपके मैक मौसन, या हम इन्हें मारवाड़ में भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मारवाड़ में। ठीक है, मारवाड़ में कौन हो जाता है? मैक मौसन। ठीक है, और भरतपुर की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? मॉरिशस। 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट के बारे में सिरोही में जेडी हॉल, उदयपुर में मेजर सावर्स और जयपुर में ईडन। याद रख सकते हो आप इनको, आपको थोड़े से याद रखने होंगे। वही बात करें 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थीं? तो 6 थीं। पहली नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी देवली, चौथी ब्यावर, पाँचवीं एरनपुरा और छठी खैरवाड़ा। और राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो आपके नसीराबाद से होती है 28 मई 1857 को। ठीक है, 15वीं व 29वीं बंगाल इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से रहा है? तो आपकी नसीराबाद से है। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉम्बे लॉरेंस भी थी, सॉरी लॉरेंस। ठीक है, 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में देखिए कौन सा कथन है वो सही है। और यहाँ पर तीनों कथन सही लिखे हैं कि अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिस वुड व न्यूमोरी की हत्या कर दी, बिल्कुल सही है। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे, सही है। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद में से व्यावरण में शरण ली थी। नीमच 1857 क्रांति 3 जून 1857 को हुई थी। एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त 1857 को हुई थी। पिथौरा का बात करें तो पिथौरा का युद्ध आपके कब लड़ा गया था? 8 सितंबर 1857 को। और इसकी बात करें तो पिथौरा का मैदान वर्तमान पाली जिले में स्थित है। यहाँ पर जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंह भी कुशल राज व अनाड़ सिंह, जिन्हें हम ओनाड़ सिंह के नेतृत्व में सेना भेजते हैं, इस युद्ध में ओनाड़ सिंह मारा जाता है, सिंह भी कुशल राज जान बचाकर भाग जाता है। और यहाँ पर कौन? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। यहीं पर क्रांति की देवी सुगाली माता है जो कि 10 हाथ 54 सिर के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक, फिर सेकंड युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को, जिसको बोलते हैं हम चेलावास का युद्ध। पिथौरा का होता है 8 सितंबर 1857 को और चेलावास का होता है 18 सितंबर 1857 को, जिसे हम काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें इसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार होती है। 18 सितंबर यानी जो चेलावास का युद्ध है जो 18 सितंबर 1857 को लड़ा था, उसके परिणाम क्या निकले थे? बिल्कुल, कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण किया गया। कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़ करके सलुम्बर चले गए, जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। कई बार क्वेश्चन आया है कि खुशाल सिंह चंपावत आहुआ के किले को छोड़ करके कहाँ गए थे? तो सलुम्बर गए थे। और किसने शरण दी थी? तो केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। वही बात करें खुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2 युद्ध याद रखने हैं, एक तो 8 वाला 8 सितंबर 1858, जिसे तो हम बोलते हैं पिथौरा का। इसमें आपके आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। फिर चेलावास का होता है 18 सितंबर को, जिसमें वो छोड़ करके अपने किले को छोड़ करके सलुम्बर के जागीरदार के यहाँ चले जाते हैं। ठीक,
इतना आपको याद रखना है। 1857 क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सलूम्बर के। आगे चलते हैं हम। आगे है जयदयाल रतनलाल मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा की क्रांति कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 में क्रांतिकारियों के परिणाम थे कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। वही बात करें मेजर बर्टन व उसके पुत्र की हत्या कर दी गई। बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर के पहुंचे और करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से वहां पर जाकर के राम सिंह को कैद से मुक्त कराते हैं, ठीक है, और पुनः उससे कोटा के किले पर अधिकार करते हैं और जयदयाल और मेहराब खां को पकड़ करके फांसी दे दी गई थी, ठीक है। आगे मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? तो सही जवाब हो जाएगा भरतपुर। 1857 क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति के षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? सही जवाब हो जाएगा जयपुर से था। क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके आलम खां ने। एकमात्र मुस्लिम रियासत भी कौन थी? टोंक थी। चलिए ये तो क्रांति वाले क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं प्रमुख क्रांतिकारी। चैप्टर नंबर 2 राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। चलिए फटाफट से रिवीजन है ये। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो वो कौन थे? आपके रणजीत सिंह। आछो गोरा हट जा राज भरतपुर को रे, गोरा हट जा भरतपुर गढ़वान को बांको, खिलोरे बांको गोरा हट जा रे कविता का संबंध किस साहित्यकार से? तो किसका है? बांकीदास से। बांकीदास के बारे में कुछ बातें हैं कि बांकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर बांकीदास की रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। आगे चले हम वही बात करें कि आपके साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में। साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में तो मिश्रण बूंदी के राजा माधव सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक। वीर सतसई की रचना भी किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने की थी। और 1857 की क्रांति का वर्णन है और ये किसने लिखी थी? तो जो हमारे राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्रण ने। आवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे कवि गिरवर दान। सीकर जिले में डूंगर जी व जवार जी दोनों चाचा भतीजे थे। डूंगर जी के बारे में अब हमें बताना है, डूंगर जी के बारे में कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है? यानी कि डूंगर जी के बारे में कुछ बातें हैं। डूंगरी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे, बिल्कुल। डूंग जी को उनके साले भैरव सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था और डूंग जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था। डूंग जी का निधन जोधपुर में हुआ था। तो ये आपको डूंगर जी से याद रखना है। ये शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे और शेखावाटी में जो धनी लोग थे उनको लूटा करते थे या अंग्रेजों को लूटा करते थे और गरीबों की मदद किया करते थे। इसीलिए इनको राजस्थान में रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाद बाकी इनका जो साला था भैरव सिंह ने इन्हें धोखे से पकड़वा दिया था और डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था और डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। भाई आगे बात करूं मैं, आगे आपके गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी भागकर वहां से चले गए थे और वो कहाँ पहुँचे? खैरखट्टा पहुँचे। 1804 जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से था? तो किससे था? सीकर से। बालूनाई, सांकु लोहार व कर्णा भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था? तो सही जवाब हो जाएगा डूंगर जी को। 1857 क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से था? तो बीकानेर से। याद कर रखना है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो अमरचंद भाटिया को कहा जाता है, ठीक। भाई आगे बात करूं मैं आपसे आगे, और इनका संबंध किससे जिले से था? तो बीकानेर से था। अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि
उन्हें 1858 को फांसी दे दी गई थी। और ये फांसी कहाँ पर लगाई गई थी? तो ग्वालियर के अंदर। विजय सिंह पथिक जिनकी हम बात करें का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर था। क्या था? भूप सिंह गुर्जर। और ये बिजौलिया आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाने जाते हैं। वीर भारत समाज राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक। याद रखना, कई बार पूछा गया है वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की बात करूँ 1919 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। बिजौलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? तो आपके द्वितीय का। जब हम बात करते हैं तो 1897 से लेकर के 1941 तक चलने वाला 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन था बिजौलिया किसान आंदोलन। 3 चरण होते हैं इसके। पहला चरण होता है 97 से लेकर के 12-13 तक, ठीक है। और सेकंड चरण होता है आपके 12-13 से 23 तक, कहीं कहीं आपको ये 15 तक मिल जाता है, ठीक है। और फिर आगे बात करें फिर 23 से लेकर के 41 तक। तो ये आपको याद रखना है। पहले चरण में साधु सीताराम जी, नानक जी पटेल वगैरह का संबंध आता है, नानजी और ठाकरे पटेल का संबंध आता है। सेकंड में विजय सिंह पथिक का आता है। और तीसरे में आपके राम नारायण चौधरी हैं, ये नेतृत्व करते हैं। बिल्कुल, और भी आकर के जुड़ जाते हैं इस नेतृत्व के साथ में। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किससे किया गया? तो आपके वर्धा महाराष्ट्र से। राजस्थान केसरी का आपको याद रखना है। राजस्थान केसरी को बंद करने के बाद में नवीन राजस्थान निकाला गया अजमेर से। और नवीन राजस्थान के बाद में निकाला गया तरुण राजस्थान। और ये सभी का संबंध किससे था? तो आपके भूप सिंह यानी कि विजय सिंह पथिक से था। राजस्थान में जयपुर में क्रांतिकारियों की गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो अर्जुन लाल सेठी को जाता है, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की थी, जो कि कब? 1905 के अंदर। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए खोला, जिससे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद्र, विष्णुदत्त जुड़े हुए थे। ये किसने किया था? तो आपके अर्जुन लाल सेठी ने। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से था? तो बताओ फटाफट से। तो आपके कौन सी है? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, सभी का संबंध किससे है? तो अर्जुन लाल सेठी से है। आगे बात करूं मैं, केसरी सिंह बारट के बारे में कथन दिए गए हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। केसरी सिंह बारट की बात करें तो इनका जन्म 1872 में देवपुरा गांव सापुरा में हुआ था। इनकी कर्मभूमि कोटा थी, जहां इनकी मृत्यु 1841 को हो गई थी। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी या चूंटियाँ लिखकर कर्नल के जो दिल्ली दरबार था उसमें जाने से रोका था, ठीक। और 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसने की थी? तो केसरी सिंह बारट ने। और इनका देवपुरा शाहपुरा में जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बात करें कि केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह जमाता ईसरदान यानी इनका जमाई थे ईसरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव प्रशिक्षण के लिए भेजा? तो जो मास्टर अमीरचंद थे, एकमात्र परिवार है जिसने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। केसरी सिंह बारट ने अश्वकोश की रचना का हिंदी में अनुवाद किया था। तो किसने किया था? केसरी सिंह बारट ने अश्वघोष की जो रचना थी उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो बुद्ध चरित में। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट ऐसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता की युद्ध में झोंक दिया। ये किस क्रांतिकारी ने कहा था? तो रासबिहारी बोस ने कहा था। प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, रूठी रानी, जसवंत सिंह, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो केसरी सिंह बारट ने। याद रखना, प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, रूठी रानी, जसवंत चरित, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ सबके सब किसके हैं? केसरी सिंह बारट के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 1912 में
1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या कांड में केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सज़ा हुई थी और इनको हजारीबाग जेल में भेजा गया था। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 में कहाँ हुआ? तो ये शाहपुरा में हुआ था। ठीक है, आगे है प्रताप सिंह बारट के बारे में कुछ बातें। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद तथा अर्जुनलाल सेठी की जो वर्धमान पाठशाला थी उसमें प्रशिक्षण लिया। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सज़ा हुई। 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। और इनके लिए एक फेमस कथन था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को रोना ना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमित कलंक लगेगा। ये बात अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड से किसने कहे? तो प्रताप सिंह बारट ने कहे थे। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि जो अंग्रेज अधिकारी था क्लीवलैंड, उसने कहा था कि आपकी माँ घर पर रो रही है, आप तो सिर्फ ये बता दो कि इस कांड में कौन कौन शामिल थे। तब प्रताप सिंह बारट ऑनेस्टली जवाब देते हैं कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हज़ारों माँ को नहीं रुला सकता। राजस्थान के किस रियासत में राजा ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो कई बार क्वेश्चन आया है। बीकानेर। राजस्थान के जतिन दास बालमुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में कहाँ हुआ था? डीडवाना के पेपला गांव में। बालमुकुंद बिस्सा ने चरका संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की थी? तो आपके नागौर के अंदर। जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हो गई थी? तो याद रखना कि वे क्रांतिकारी जिनकी क्या हो जाती है? भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। एकमात्र क्रांतिकारी जिनको जिंदा जला दिया गया था वो कौन होंगे? आपके सागरमल गोपा, जिनका जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें लिखी गई हैं। तो ये कब होता है? तो 19 जून 1942 को ये आ गया। सागरमल गोपा का संबंध किससे है? तो आपके जैसलमेर से। अभी इसी की तो बात कर रहा था। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का संबंध सागरमल से है। और जैसलमेर के सागरमल गोपा के बारे में आप कुछ बातें और देख लेते हैं। इनका जन्म 3 नवंबर 1990 को जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने जैसलमेर में तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। 24 मई 1941 को जेल में डाल करके आत्मीय यातनाएँ दी गईं और अप्रैल 1947 को मिट्टी का तेल डाल करके इनको जला दिया गया था। ठीक है, तो ये किसके संबंध में? सागरमल गोपा के संबंध में। आगे बात करें वहीं आपको झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में। इनका जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों की स्थापित की थी। कुशल नेतृत्व के कारण ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये आपको किसके बारे में याद रखना है? झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने ये कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? ये किसका था? नानाभाई खांड का। नानाभाई खांड और आपके सेखाबाई खांड 2 शिक्षक हुआ करते थे, जो शिक्षक स्कूल का संचालन कर रहे थे। वहाँ पर अंग्रेज़ों की गाड़ी आती है, अंग्रेज़ों की गाड़ियों के द्वारा उनको पीछे बांध दिया जाता है। उधर से भील वाली का 15 वर्षीय काली बाई आ रही थी, उसने अपनी जो दराती थी उससे उस रस्सी को काट दिया। बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा गोली चलाई गई और वहीं पर 15 वर्षीय बालिका काली बाई शहीद हो गई। यह सारी घटना है वो रास्तापाल घटना के नाम से या रास्तापाल कांड के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? तो दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो आपके दैनिक नवज्योति का। सीकर के जमनालाल बजाज के पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। तो 1914 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? तो किसका हुआ था? अंजना देवी चौधरी। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरौद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? तो रत्ना देवी शास्त्री, जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी।
क्वेश्चन मोस्ट है कि वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई, फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रमा देवी वर्मा। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो आपके रामनारायण चौधरी जी के। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय, सॉरी मैंने 15 वर्षीय कह दिया था, बालिका अपने शिक्षक सेंगा भाई की जान बचा करके शहीद हो गई थी। तो कब हुई थी? 20 जून 1947 को। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन लिया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किशोरी देवी ने। और यहाँ पर जबरदस्त भाषण दिया था उत्तमा देवी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना कि जो सीहोर का ठाकुर था मानसिंह, उसने सोतिया के पास गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उसी के एवज में उसका विरोध प्रदर्शन किया गया और 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया और जिसकी अध्यक्षता किसने की? किशोरी देवी ने। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? तो सरदार हरलाल सिंह की थी। ये थे अपने 2 चैप्टर। तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं हम राजस्थान में किसान आंदोलन या राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व लंबे चलने वाला आंदोलन था। ये वर्तमान में किस जिले में है? तो सही जवाब हो जाएगा किस में है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोगों ने भाग लिया? धाकड़ जाति के लोगों ने। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बिजोलिया ठिकाने में करों में वृद्धि हो गई थी? तो आपके गोविंद दास। बिजोलिया किसान आंदोलन के कितने चरणों में हुआ था? तो आपके 3 चरणों में हुआ था। 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? आपके रामनारायण चौधरी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक सत्य घटना 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। तो पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था? तलवार बंधाई कर लगाया था। इससे पहले 1903 में आपके राव कृष्ण के द्वारा, किसके द्वारा? राव कृष्ण सिंह के द्वारा आपके छबरी कर लगा दिया गया था। क्या लगा दिया था? छबरी कर लगा दिया था। और छबरी कर क्या था कि अगर कोई बाप पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो उसे 5 रुपये की राशि देनी होगी। ठीक है, तो कहा जाता है कि बहुत समय तक वहाँ पर शादी भी लड़कियों की नहीं की गई थी। ठीक है, और ये तलवार बंधाई क्या करता कि जब कोई नया शासक आएगा तो उसको उपहार, गिफ्ट, भेंट स्वरूप देने होंगे। 1897 में लाग-बाग कराओं के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? तो गिरधरपुरा से ही आपके बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। चलिए अब थोड़ा सा हम इनके चरणों को पढ़ते हैं। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक साधु सीताराम दास के द्वारा। द्वितीय चरण 15 से 23 तक विजय सिंह पथिक के द्वारा। तृतीय चरण 27 से 41 माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, हालांकि इसमें रामनारायण चौधरी जो बेगू से भी संबंधित थे वो इसमें भी जुड़े हुए रहते हैं। और बिजोलिया में 3 चरण हैं, आपको याद रखना है। 97 से 15 साधु सीताराम दास, 15 से 23 विजय सिंह पथिक, तृतीय चरण 27 से 41 माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 1996 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। ये क्या था? तो ये आपके क्या था? उत्तराधिकारी कर था। आगे राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये छबरी कर लगाया था। तो ये किसके विवाह पर लगाया था? तो पुत्री के विवाह पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके वर्ण क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके नैनूराम शर्मा ने। आगे है 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील पे देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो आपके बूंदी किसान आंदोलन से था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे चेतन राम टीकूराम किसान किस
हत्याकांड से शहीद थे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कूदन गांव हत्याकांड से संबंधित थे। वहीं आगे है, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार कौन थे, तो सही जवाब क्या होगा, कल्याण सिंह। ठीक, आगे आपके सामने 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पसंख्यक था, यानी कि अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ बॉर्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। कौन थे वो, आपके केसरी सिंह। नेक्स्ट चलते हैं हम। बिजोलिया ठिकाने में उपरमाल क्षेत्र के लोग किसी महात्मा के कहकर पुकारते थे। गला थोड़ा सा ख़राब है तो इस वजह से सही कुछ वर्ड के उच्चारण में समस्याएं आ रही हैं। बिजोलिया ठिकाने में उपरमाल क्षेत्र के लोग किसी महात्मा कहकर पुकारते थे, तो सही जवाब क्या होगा, विजय सिंह फतेह को। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1917 में। याद रखना, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कई बार पूछा गया, कब हुई थी, 1917 में। 1921 में मैनाल के भैरवकुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो आपके बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया था, तो आपके विजय सिंह फतेह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान था, तो आपके प्रताप, जो कि कानपुर से निकलता था। निमुषना हत्याकांड कब हुआ था, 14 मई 1925 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1921 से 25 में अलवर में किस किसान आंदोलन का उद्भव हुआ, या कौन सा किसान आंदोलन चला था, तो वो आपके कौन सा चला था, अलवर किसान आंदोलन चला था, जो कि आपके किसके द्वारा, कि जो जंगली सुअर थे उनका प्रभाव बढ़ गया था, और महाराजा जहाँ पर जयसिंह थे उसने लगान दर भी बढ़ा दी थी। और कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो इजारा पद्धति। वापस से सुनना, अलवर किसान आंदोलन 1921 से 25 में चला था, और इसलिए चला था कि यहाँ पर जो जंगली सुअर थे उनका प्रभाव बढ़ गया था। ठीक है, और महाराजा ने उनकी जो मृत्यु थी उस पर रोक लगा दी, यानी कि कह सकते हैं उनके शिकार पर रोक लगा दी थी। और दूसरा कारण माना जाता है कि जयसिंह के द्वारा वहाँ पर लगानों में बढ़ोतरी की गई थी। कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, तो इजारा पद्धति। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसी प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को उपरमाल किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए भेजा था, तो किसने भेजा था, महात्मा गांधी जी ने। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदारों के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो आपके हॉलैंड। 1922 के समझौते में के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त कर दिए गए थे, तो आपके 35 कर समाप्त कर दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बारे में कि इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे, सही है। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे, बिल्कुल ये कथन भी सही है। आगे है कि 44 वर्ष तक चलने वाला ये सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन था, बिल्कुल सही बात है। ये किसके बारे में, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का किस आंदोलन से था, तो आपके जो गोविंद निवास गांव के थे नारायण जी पटेल, या जिन्हें हम नानजी पटेल के नाम से जानते हैं, बिजोलिया से। बेगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे, कौन थे, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। बेगू किसान आंदोलन के दौरान समझौते को किस नाम से जानते थे, तो हम किस नाम से जानते हैं, बोल्शेविक समझौता। और ये आपके ठाकुर अनीप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में कुछ बातें हैं कि 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि कर दी गई थी। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को कई बार पूछा गया, किसने किया था, भोजी लंबरदार ने। 1931 में भोजी लंबरदार के गिरफ्तार के साथ आंदोलन समाप्त हो गया था।
अलवर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके यासीन खान ने। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरसाई की संज्ञा दी? तो किसको दी थी? तो आपके निमूषणा हत्याकांड को। नेक्स्ट चले हम, अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद हादी ने। किसने? मोहम्मद हादी ने। ठीक है। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक में गूंजी थी? तो कौन सा था? आपके सीकर किसान आंदोलन। धापी देवी किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से था? तो आपके सीकर से। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके छपेंगे ही छपेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं हम। सीकर में 20 से 29 जनवरी को वर्ष में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कब हुआ था? तो 1934 के अंदर। ठीक है। आगे 1937 में उदरासर बीकानेर में लागबाग के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले नेता थे? कौन थे? तो आपके जीवन चौधरी। दुधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा श्री गंगा सिंह ने 100 मुरब्बे ज़मीन देने की पेशकश की थी, उन्होंने स्वीकार नहीं की, तो कौन हो जाएगा? हनुमान सिंह। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राय सिंह नगर में किस किसान शहीद हो गए थे? तो आपके कौन शहीद हो गए थे? बीरबल सिंह। इसीलिए बीरबल दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर रियासत में। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, तो वो कौन थे? हरिदत्त सिंह चौधरी। बीकानेर किसान आंदोलन के नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन पुस्तक लिखी थी, तो कौन हो जाएंगे? कुंभाराम आर्य। इनकी पुस्तक थी कुंभाराम आर्य की किसान यूनियन क्यों। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो पुस्तक थी उसमें क्या लिखा गया था कि जो बीकानेर के किसान हैं या जो बीकानेरों के किसानों की स्थिति उसमें उजागर की गई थी। आगे मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मई 1938 में। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 मार्च 1947 को। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो आपके मारवाड़ किसान आंदोलन से। ठीक। तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था? तो सही जवाब हो जाएगा किसके साथ था? धौलपुर के साथ। ठीक है। धौलपुर के साथ। और एक और याद रखना, पंचम सिंह व छज्जू सिंह ये भी कहाँ से संबंधित थे? तो धौलपुर से। राधा कृष्ण बोरा, किशन लाल साहा, CR चौपासनी वाला, मथुरा दास माथुर जो कि क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ठीक है। आगे द्वारका दास पुरी, पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो सबका सब किससे था? मारवाड़ किसान आंदोलन से। आगे 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरशाही शासन दिवस बनाने के समय मीठालाल विजय शंकर व अन्य किसान घायल हो गए थे। इनका संबंध किस लोक परिषद से था? तो आपके मारवाड़ लोक परिषद से था। और आप इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। या तो आप सर्च कर लें KL स्वागत चित्रांग। ठीक है। ऑफिशियली लगा करके। आगे चलते हैं। कक्षा 9 की पुस्तक है ये, और जो चौथा अध्याय है, अध्याय 4 जनजातीय आंदोलन, ठीक है, उसको हम पढ़ रहे हैं। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब कहाँ हुई थी? तो 1822 बयावर में। 1818 से 24 के बीच अजमेर का झांक क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा था? तो सही जवाब हो जाएगा मेर। भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? तो आपके बोलाई कर। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो खैरवाड़ा उदयपुर के अंदर। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियाँ स्थापित की गई थी? एक तो खैरवाड़ा और दूसरी कोटड़ा में।
1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? तो आपका सही जवाब कालीवास क्षेत्र में। 1873 से 74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भीतर छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे ये किस राज्य के अंतर्गत आता था? तो आपके बांसवाड़ा के अंदर। भीलों को जनजागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर के किस गांव से थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वेड़सा थे। गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से था? बंजारा से। गोविंदगिरी के बारे में कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। क्या? कि इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की। बिल्कुल। आगे है कोटा बूंदी अखाड़ों के साधु राजगिरी के शिष्य बने। बिल्कुल। और ये आप देख सकते हो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। तो वापस से दयानंद सरस्वती की प्रेरणा भीलों की सेवा की, ठीक है। और कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगुरु के शिष्य बने थे। 1883 में सिरोही में संत सभा की स्थापना की थी और इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, ठीक है। भगत आंदोलन चलाया, संत सभा की स्थापना की। कोटा बूंदी के जो अखाड़े थे उसमें साधु राजगिरी के शिष्य भी बने थे और दयानंद सरस्वती से भीलों की सेवा की। गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपूताना छोड़ करके सूंठ व ईडर यानी ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? गुजरात कार्य किया था। अच्छा, ये नीचे भी लिखा गया है गुजरात के अंदर है, ठीक है। याद रखना कि 1908 से 1910 तक जो गतिविधियों का केंद्र रहा था गोविंदगिरी का, वो कौन सा रहा था? सूंठ व ईडर। और दोनों की दोनों कहाँ हैं? गुजरात के अंदर हैं। आगे चले हम। 12 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुई तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनी पहुंच गई थी? तो यहाँ पर आई थी कौन सी? मेवाड़ भील कौर, जिसे हम बोलते हैं MBC, जिसकी स्टैब्लिश की बात करते हैं तो 1941 में हुई थी। आगे है 104 बेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिडेंट। आपसे पूछ सकता है कि जो आपके गोलियां चलाई गई थी उनमें से कौन सी रेजिमेंट या बटालियन नहीं थी? तो याद रखना MBC, 104 बेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिडेंट्स। इन सभी का संबंध किसके साथ हो जाएगा? तो जो आपके मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है, जिसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं, जो कि आपके नवंबर 1913 को घटित होता है, ठीक है। इसके बाद में जलियांवाला 17 में घटित होता है। आगे जलियांवाला हत्याकांड, मानगढ़ का हत्याकांड कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। 17 नवंबर 2013 को मानगढ़ में अंग्रेजी दस्तावेज के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे? तो उसमें बताया था कि 100 भील मारे गए हैं। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी की स्थिति थी, तो आपको बताना क्या थी? गोविंदगिरी व पूंजिया को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद गोविंदगिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष, फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया था, ठीक है। यानी सबसे पहले मानगढ़ हत्याकांड के बाद में जो गोविंदगिरी जी थे, पूंजिया थे, इन दोनों को तो बंदी बना करके जेल में डाल दिया और पहले इनको सज़ा सुनाई गई थी आजीवन कारावास, बाद में 10 वर्ष कर दी गई, फिर 7 वर्ष कर दी गई और अंततः इनको छोड़ दिया गया था। साथ ही सूंठ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर राज्य में प्रवेश से निषेध कर दिया था। याद रखना कौन कौन से? कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सूंठ व ईडर, इनके अंदर इनका आने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंदर पंचमहल के ज़िलों में झालौद गांव में रहने लगे थे, यानी इन पर सरकारी निगरानी रख दी गई थी और ये आपके अंततः जीवन कहाँ व्यतीत करते हैं? तो पंचमहल गुजरात के जो झालौद गांव है उसके अंदर। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ था? तो कोलियारी गांव में हुआ था और इन्होंने झाड़ोल शाखा के अंदर काम भी किया था, ठीक है। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? तो ये आपके ओसवाल बनिया थे। कौन थे? ओसवाल बनिया थे। भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने। कई बार पूछा जाता है कि एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे, कब की थी? 1921 और किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने। आगे बात करें
उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर के बाद अगर मोतीलाल जी ने कहीं अपना दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बनाया तो कौन सा था? सिरोही। ठीक, आगे चलते हैं अपन। महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक, राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया, जो कि असफल रहा? रमाकांत मालवीय ने। आगे 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बरेलिया नामक गांव पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को जला दिया। ये किस रियासत में था? तो सही जवाब हो जाएगा सिरोही में। नेक्स्ट चलते हैं। 1815 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मीणा। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया था? 1855 में। आगे मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी तथा डूंगर पटेल पुंजाधीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो आपके कहाँ रखा गया था? संतरामपुर की जेल, अहमदाबाद की जेल और साबरमती जेल में। सबसे पहली बात कि मानगढ़ जब हत्याकांड हो गया था, इसके बाद में गोविंदगिरी जी को तो कहाँ पहुँच दिया गया था? संतरामपुर की जेल में। डूंगरपुर के पटेल पुंजाधीर जो उनको अहमदाबाद भेज दिया था, और इसके बाद में इनको साबरमती जेल में भेजा गया था। ठीक है। गोविंदगिरी की मृत्यु दंड की सज़ा को किसने आजीवन कारावास की सज़ा में बदल दिया था? तो किसने बदल दिया था? आर.पी. बारो ने। गुरु गोविंदगिरी को सज़ा कम कराते हुए उन्हें कब संतरामपुर जेल से रिहा किया गया था? कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1923 को। नेक्स्ट चलते हैं। सूरजी भगत का संबंध किससे था? तो भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से। गोविंदगिरी का निधन कब हुआ था? तो जवाब हो जाएगा क्या? 30 अक्टूबर 1931 को। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया था तो 2 सितंबर 2002 को। मानगढ़ की पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य में अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ था? तो आपके 17 नवंबर 2012 को। चलिए आगे चलते हैं। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो आपके 1921 में। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। आगे मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग तैयार किया था तो मोतीलाल तेजावत ने। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित था? एक ही आंदोलन से। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए किसे भेजा था? तो आपके मणिलाल कोठारी को उनके पास भेजा था। ठीक भाई, आगे बात करें हम। ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ब्रह्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया था? तो ईडर राज्य की जो पुलिस थी उसने 3 जून 1929 को जो आपके खेड़ब्रह्मा गांव था वहां से आपके मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया था। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो उदयपुर की जेल के अंदर रखा गया था। मोतीलाल तेजावत जी का निधन कब हुआ था? तो आपके सही जवाब हो जाएगा 5 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट है अपने सामने, किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जराइम पेशा कानून लगाया गया था? जवाब होगा मीणा। जराइम पेशा कानून कब रद्द हुआ था? तो आपके 1952 में। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में आपके नीम के थाना में हुआ था? तो संत मगन सागर की। इनका सबसे बड़ा पुराण माना जाता है या प्राचीन पुराण माना जाता है वो है कौन सा? मीन सागर, जिसमें इनकी उत्पत्ति से संबंधित बातें लिखी गई हैं। 28 अक्टूबर 1946 को मीणा विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ जिसमें चौकीदार मीणाओं ने चौकीदार के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया? तो सही जवाब हो जाएगा बागावास। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके बीके वशिष्ठ।
निम्नलिखित में से शेखावाटी के पंचपाणी एक तो आपके शामिल नहीं है, तो इसमें वो दिए नहीं गए हैं कि पंचपाणी में कौन कौन थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पंचपाणी में कौन किसको शामिल किया जाता है। ठीक है भाई, आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है आपके सामने, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो सही जवाब कहाँ से हो जाएगा, कोटड़ा उदयपुर से। ठीक है, जो आपके जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा भील आंदोलन चलाया गया था वो कहाँ से चलाया गया था, तो कोटड़ा उदयपुर से। नेक्स्ट है आपके सामने, ये 4 अध्याय कंप्लीट हो जाते हैं। 5वां है हमारे सामने, राजस्थान में जनजागृति एवं प्रजामंडल आंदोलन। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र था वो कहाँ से होता था, उदयपुर से। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम कहाँ से प्रकाशित होता, तो अजमेर से। केसरी सिंह बारट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने वाले किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी चुंगटिया नामक 13 छोटे लिख करके रोका था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन था, फतेह सिंह। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 के अंदर। 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरिविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में बन करके गए थे। तो सही जवाब कौन सा होगा, दिल्ली अधिवेशन में। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह, देवी सरस्वती ने कहाँ पर की। तो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ पर की थी, तो आपके जो दिल्ली का चांदनी चौक था मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर। अब इसके बारे में कुछ अधिवेशन होते हैं, उन अधिवेशन को याद रखना है क्या, कि पहला अधिवेशन तो वहीं हो गया था, दिल्ली का जो मारवाड़ी पुस्तकालय था वहाँ पर। दूसरा अधिवेशन होता है 1919 में, और कहाँ पर, अमृतसर में। तीसरा होता है मार्च 1920 में, कहाँ पर, अजमेर में। चौथा होता है दिसंबर 1920 में, कहाँ पर, नागपुर। हो जाएंगे याद। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की बात करें तो कहाँ पर हुई, मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली के अंदर। पहला अमृतसर में 1919, दूसरा मार्च 1920 अजमेर, तीसरा है दिसंबर 1920 नागपुर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 मार्च 1920 राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जमनालाल बजाज ने। ठीक। दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उनकी अध्यक्षता किसने की, तो आपके गणेश नारायण सोमा जी ने। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी, तो आपके 1919 में। नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान के राजनीतिक व क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन से था, जोधपुर। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी कौन थे। जो अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज जी को दी थी, वो उन्होंने उनको क्या कर दी, वापस रिटर्न कर दी थी। नेक्स्ट है आपके सामने, 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे, तो मौलाना शौकत अली ने। अंग्रेजों ने जर्मनी से वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने हेतु किसे पेरिस भेजा था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, गंगा सिंह जी को। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में वायसराय ने की थी, तो आपके गंगा सिंह की। आगे है, स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान के किस रियासत के राजा
शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। तो आपके बीकानेर के। नेक्स्ट है उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन दे देते हैं? तो सही जवाब होगा भूपाल सिंह को। ठीक। नेक्स्ट है आपके सामने फतेह सिंह के बाद शासक बने भूपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा था? तो किसको सौंपा था? मिस्टर ट्रेंच को। नेक्स्ट चलते हैं 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में हुआ था? तो सही जवाब क्या होगा? चौथी। जैसलमेर जोधपुर जो बड़ी रियासतें थी उनको मिलाया गया था। बीकानेर में जनजागृति लाने का सर्वप्रथम जो गुरु थे, शुरू के क्रांतिकारी थे, वो कौन थे? स्वामी गोपाल दास। बाप करना ये गुरु ना होकर के चुरू है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगराम वैद ने कहाँ की थी? तो आपके कलकत्ता के अंदर की थी। आगे 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक बने थे। तो कौन बने थे? आपके शार्दुल सिंह। ठीक। आगे किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थिपिका राज्यसभा व धारासभा हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो आपके 1947 में। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसी संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो KM पणिकर को। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था। तो आपके जसवंत सिंह जी ने। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी थी? तो आपके 3 जून 1947 को। बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे? तो आपके कौन थे? शार्दुल सिंह। जैसलमेर के प्रजामंडल के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ। 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन हुआ। याद रखना 1932 में माहेश्वरी समाज का नवयुवक मंडल गठन हुआ। जैसलमेर का पहला समाचार विजय 1920 में प्रारंभ हुआ। और साथ ही 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। कहाँ पर की थी? तो आपके जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। आगे 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैरकानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1941 के अंदर। आगे जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़ करके कहाँ आ गए थे या कहाँ चले गए थे? तो अजमेर। कुछ कथन दिए गए हैं, अपन सत्य कथन को पहचानते हैं। वापस से राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद 1920, अखिल भारतीय 1920, वर्धा महाराष्ट्र 1919 और राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। आगे 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया था? तो 1938 में। प्रजामंडल के बारे में बात करें तो कुछ प्रजामंडल हैं, जैसे मारवाड़ की स्थापना कब हुई? 1934 में, कोटा की 1938 में, बीकानेर की 1936 में और कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। आगे जैसलमेर की प्रजामंडल की बात करें तो स्थापना 1945 में, सुरुई की बात करें तो 1939 में, अलवर की 1938 में। आगे मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? तो मार्च 1940 में। मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ था? तो जनवरी 1938 में। आगे
फूलचंद बावना फूलचंद बावना शिवदयाल तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डायरेक्टर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो सही जवाब क्या होगा? मारवाड़ के। रमा देवी, कृष्णा देवी, दयावंती, सावित्री देवी, सूरज देवी, माथुरा देवी किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो आपके जोधपुर से। मोस्ट है, छपेगा छपेगा छपेगा। वो चाहे वो रमा देवी हो, कृष्णा कुमारी हो, दयावंती हो, सावित्री देवी हो, माथुर हो, सूरज देवी हो, और इन सभी का संबंध किसके साथ था? तो आपके जोधपुर के साथ। आगे बात करें, जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने थे? सही जवाब क्या हो जाएगा? हुणत सिंह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, तो कौन कौन से थे? पहला था 1927 ईसा पूर्व से पूर्व का, ठीक है, सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। दूसरा चरण था 27 से 38 तक। 27 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। तृतीय चरण था 1938 से 1949। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपके सामने 1941 मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया था? जिनमें आचार्य जेवी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित भी थी। तो माणिक्यलाल वर्मा। सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो माणिक्यलाल वर्मा थे उन्हें आपके, बिल्कुल, माणिक्यलाल वर्मा को उन्हें आपके प्रथम अधिवेशन में सभापति नियुक्त किया गया था। साथ में आपके जेवी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित का भी नाम याद रखना। आगे है दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के नियंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मेवाड़ के सिंहासन का प्रारूप किसने तैयार किया? के.एम. मुंशी ने। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय नैनूराम शर्मा को जाता है। अबिन हरी ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी? तो मांगरोल के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अबिन हरी ने। मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती बेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो आपके कोटा से। आगे राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उपराज प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किससे था? तो आपके कोटा से। किसान आंदोलन से संबंधित नामना ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो नामना आपके कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कांतिलाल चौतानी की अध्यक्षता में। आगे चलते हैं हम।
चलिए, तो आगे है जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कब की थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1927 के अंदर। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की, जो राजस्थान का प्रथम व सबसे प्राचीन प्रजामंडल था? तो आपके कपूरचंद पाटनी के द्वारा। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया था, तो किसे किया गया था? हीरालाल शास्त्री को। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन 18 अप्रैल 1938 को हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो आपके मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में, और ये समझौता जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1942 में हुआ था। ठीक है। जब जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, और जेंटलमैन एग्रीमेंट ही क्या था कि आप भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर क्या है, भाग नहीं लोगे। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में जो बाबा हरिश्चंद्र थे, बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। किसकी मध्यस्थता से आज़ाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से। पंडित हरिनारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो सही जवाब होगा अलवर को। पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल, मास्टर भोलानाथ ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी? तो आपके अलवर की। 13 जनवरी 1944 को अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सही जवाब होगा भवानी शंकर। बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजीलाल मिश्र, विजय देशपांडे, मुक्तिलाल मोदी का संबंध किससे था? तो आपके सही जवाब होगा आज़ाद मोर्चा से। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया तथा सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? तो आपके अजमेर में। अकबर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिलीभगत होने के कारण संदेह से मार दिया गया था, तो कौन थे? एन.वी. ठरे। आगे चले। भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा और गांव व नगरों को स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित करने किया था, तो आपके कौन थे? किशन सिंह जी। राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है, ये नारा किसने दिया था? तो आपके मान सिंह जी ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्यनाथ ने के द्वारा की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी? रेवाड़ी के अंदर। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो गोपीलाल यादव को। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आपके जयनारायण व्यास की। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को आपके बयाना के अंदर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है ब्रज जनप्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया, जिसके नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी, उपनेता मास्टर आदित्यनाथ बने? तो 1942 में। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदत्त पालीवाल ने। स्वामी श्रद्धानाथ को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना चाहते? धौलपुर के अंदर। तसीमो कांड का संबंध धौलपुर के साथ। नेक्स्ट है त्रिलोकचंद माथुर। 1938 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा, मान सिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो आपके करौली की। भूपेंद्रनाथ द्विवेदी, भूपेंद्रनाथ चंद्र के द्वारा 1943 में आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट की बात करें, भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, कब की थी? तो 1945 के अंदर। अमृतलाल पाठक, चुन्नीलाल प्रभावकर 1945 में किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो आपके प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट चलते हैं। भोगीलाल
पांड्या, जिन्हें हम राजस्थान का गांधी कहते हैं, ठीक है, भोगीलाल पांड्या को भी याद रखना, राजस्थान का गांधी कहते हैं। और दूसरे याद रखना है गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट का गांव याद रखना है कौन सा था, हाथल गांव सिरोही, जिसको आपको 1956 में विलय किया गया था। और पूछा कर जाता है सिरोही का चरण कितने चरणों में हुआ था, तो आपके 2 चरणों के अंदर सिरोही का विलय किया गया था। आगे बात करें तो आपके जो गोकुल भाई भट्ट थे, वह वृद्धि शंकर द्विवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की थी, तो 1939 में। ठीक, आगे चलते हैं। छठा अध्याय है राजस्थान का एकीकरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अभी 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलते हैं एकीकरण के बारे में। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। और एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, जैसे मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, ठीक बिल्कुल, झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, और शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। आगे बात करें मारवाड़ में के बाद मेवाड़ में संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो के.एम. मुंशी के द्वारा। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी, तो कितनी थी, 26। मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं था, तो मत्स्य संघ की बात करते हैं तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर सम्मिलित थे। ठीक, राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा था, तो 8 वर्ष से 7 माह 14 दिन का समय लगा था। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके हरिभाऊ उपाध्याय। आगे चलते हैं। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था, तो आपके 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में आपके बांसवाड़ा, और इसके लिए आप याद रख सकते हो प्रभु का की साको झाड़ू बांटो, प्रभु का की साको झाड़ू बांटो। इसी में आपके प्रतापगढ़ थी, भीलवाड़ा थी, भीलवाड़ा के साथ बांसवाड़ा थी, कोटा थी, कुशलगढ़ थी, सभी का विलय कब हुआ, तो आपके 25 मार्च 1948 को। 1 नवंबर 1926 को निम्नलिखित में से किस को मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ था, तो आपके किसको, अजमेर व सुनील ठप्पा को मिलाकर के। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपके सरदार पटेल को। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था, तो आपके एजीजी पर। सरदार पटेल ने 6 चरणों में एकीकरण कराया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया, तो आपके 7वें चरण में। आगे राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो सही जवाब होगा क्या, बीकानेर गए हैं। आगे चलते हैं हम। आगे आपके सामने राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था, तो आपके बृजेंद्र सिंह। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे, तो सही जवाब होगा मेवाड़ से। 1949 में वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, जिसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था, कोटाब के महाराव को। राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था, 1 नवंबर 1956 को। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था, अलवर को। निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था, तो सही जवाब क्या होगा, उदयपुर को। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, भूपाल सिंह जी को। ठीक है, सिरोही राजस्थान में कब विलय किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। एकीकरण के समय मारवाड़ नरेश को पाकिस्तान से मिलाने का प्रयास किया था किसने, हनुमंत सिंह जी ने। आगे भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन थे, तो आपके कौन थे, एक तो बीटी कृष्णाचार्य, ठीक है, और एक आपके माणिक्यलाल वर्मा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है, तो 1 नवंबर
1956 से। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा कौन सी थी, जिसका नाम धारा सभा था। तो आपकी जो अजमेर मेरवाड़ा थी उसे प्रथम विधानसभा थी जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो धारा सभा के नाम से जानते हैं। आगे संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके माणिक्यलाल वर्मा। वृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था। कुछ प्रधानमंत्री हैं, जैसे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत। राजस्थान सेवा संघ के गोकुल लाल सावा और संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा। वृहद राजस्थान के थे कौन थे, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से याद रख लेने हैं। कैसे याद रखोगे, शोभा गोकुल की मणि हरि ले गया। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। आगे एकीकरण से संबंधित कि राजस्थान संघ में आपके उदयपुर और संयुक्त राजस्थान को मिलाया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ में शामिल थी। ठीक है, यानी कि जो संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था उसमें किस किस को मिलाया गया था, तो वो आपके राजस्थान संघ था। जो द्वितीय चरण था 25 मार्च 1948 को, उसको में उदयपुर को मिला दिया और संयुक्त राजस्थान का निर्माण कर दिया। मत्स्य संघ में किसको मिलाया गया था, तो EBCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, ये सब आपके कौन सा था, सेकंड चरण था। और सेकंड के चरण के अंदर इनका आपके विलय किया गया था। आगे संयुक्त वृहद राजस्थान कब अस्तित्व में आया था, तो आपके सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 मई 1949 को। वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे, तो आपको अभी बता करके आए थे ABCD। आगे मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 मई 1949 को। ठीक, भारत सरकार के किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया, तो आपके सही जवाब क्या हो जाएगा, डॉक्टर शंकर देवराय समिति। याद रखना कि जो भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर जो मत्स्य संघ था उसको वृहद राजस्थान में मिला दिया गया, तो आपकी डॉक्टर शंकर देवराय समिति की पर। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो 84 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, तो 23। राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था, तो 25 मार्च 1948 को। ठीक है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था, तो आपके KM मुंशी ने। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था, तो आपके कोटा को, और यहीं के कोटा के महाराज को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। 25-26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया, जिसका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया और उसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित रहे थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि महाराणा थे भूपाल सिंह मेवाड़, उनके नेतृत्व में। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, सभी को पता है 7 चरणों में संपन्न हुआ था। 23 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतों के विलय के बाद वृहद राजस्थान का गठन हुआ। यह रियासत थी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। ठीक है, ये 4 बड़ी रियासतें मिलाकर के 30 मार्च 1949 को किसका निर्माण हुआ था, वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने कि मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय की आनाकानी की थी, तो आपकी धौलपुर ने। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। सुनील ठप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था राजस्थान में मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। चलिए आगे।
संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो आपकी मारवाड़। मदन शंकर राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? तो उदयवान सिंह जो धौलपुर के शासक थे। आगे है मदन संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो भरतपुर के किले में किया गया। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। अजमेर के बाद में राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो कुकुललाल को बनाया गया था। बृहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर के अंदर किया गया था। ठीक है। राजस्थान संघ के लिए विलय पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेड वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह जी। बृहद राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया? बीकानेर को। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेज पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 अगस्त 1947 को। टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो प्रथम आम चुनाव थे 1952 उसके अंदर। ठीक। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर रियासतों में विभागों का आवंटन किया गया, उनको पढ़ते हैं हम। देखिए, हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट किसको दे दिया गया था? जोधपुर को। हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर। खनिज विभाग है वो उदयपुर को दे दिया। वन एवं सहकारी विभाग कोटा को दे दिए गए थे। साथ ही राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी गई थी? जयपुर। ठीक। आगे आपके सामने बिल्कुल नवंबर 1947 को सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर किस एजेंसी के अंतर्गत कर दिया गया था? तो गुजरात एजेंसी के अंदर। राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हाथल गांव किस राजनीतिक नेता से संबंधित है जहां उनका जन्म हुआ था? तो आपके गोकुलभाई भट्ट से। ठीक है। आगे आपके सामने अध्याय 7 राजस्थान की शौर्य परंपरा। चलिए फटाफट से इसको भी खत्म कर लेते हैं, जिसमें हम कक्षा 9 की संपूर्ण जो क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी को देख लिया है। आगे चलते हैं। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो। शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका था? तो कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें हम घोड़ेवाले बाबा के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं। ये कथन किसका है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर झूला ना हो? कर्नल जेम्स टॉड। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? तो कवि प्रदीप ने। 1932 में लॉर्ड हॉर्डिंग को बम से मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड के राजस्थान के कौन से क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ से याद रखना कि इनको कोई भी जेल के अंदर नहीं डाला गया था या अंग्रेजी सेना इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, जबकि प्रताप सिंह का हमने देख लिया और केसरी सिंह को पढ़ लिया। सिरोही में गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की थी? सही जवाब हो जाएगा 1883 में। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ पर हुआ था? तो आपके रामपुर बेरी झुंझुनू के अंदर। ठीक है। और प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भी कौन है? तो आपके मेजर पीरू सिंह हैं। 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के कबीलाइयों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत 1952 में दिया गया था। भाई बात करें राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ? जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था। तो जोधपुर, जिन्हें हम कहते हैं बाणासुर का शहीद, बाणासुर के शहीद के नाम से जानते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस कार्य के लिए परम चक्र से सम्मानित किया गया था या किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो वो आपके 1963 में। पीरू सिंह को तो प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है। राजस्थान के किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया था? तो सूबेदार चुनाराम फागड़िया को। नेक्स्ट,
सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया का जन्म 1923 के डलमास की ढाणी में हुआ और ये कहाँ पर है, सीकर के अंदर। शेखला चूनावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे शहीद सैनिक डोकल सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सही जवाब होगा महावीर चक्र। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस सम्मान से सम्मानित किया? तो महावीर चक्र से। निम्न में से राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था? तो सैनिक डोकल सिंह को। 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी का संबंध किस जिले से है? तो शेरगढ़ जोधपुर से। नेक्स्ट चलते हैं। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह का संबंध किस जिले से है? तो आपके बाड़मेर से। वीर सपूतों को प्राप्त सम्मान के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं कि कौन किसको क्या दिया गया था। जब हम बात करते हैं कर्नल सवाई भवानी सिंह की, तो इनको क्या दिया गया था? महावीर चक्र। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह को महावीर चक्र, नायक सुगन सिंह जी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आगे, राजस्थान के किस वीर सेनानी ने 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान में फकरे हिंद से नवाजा था? तो वो कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह। 13 जून 1999 को तोलोलिंगा की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले नायक दिगेंद्र कुमार परशवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो महावीर चक्र से। आगे, 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार पासवाल का संबंध किस जिले से था? तो आपके सीकर से। अशोक चक्र की बात करें तो हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में दिया गया। सूबेदार लाल सिंह व सूबेदार मान सिंह को 1965 में दिया गया। सुल्तान सिंह राठौड़ व सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को 2003 में दिया गया था। ठीक है भाई। आगे, निर्भय सिंह को पंजाब में वीरतापूर्वक बलिदान के लिए 1985 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से था? तो झालावाड़ से था। 2006 में कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जॉन्स थॉमस का संबंध किससे रियासत से था? तो आपके बीकानेर से था। नेक्स्ट है, जमादार छोटू सिंह तथा कैप्टन अरविंद वुरडक को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? शौर्य चक्र से। कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले स्क्वाड्रन ड्राइवर लीडर अजय आहूजा तथा नायब सूबेदार रामपाल सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? वीर चक्र से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? राम नारायण द्विवेदी। रामचंद्र नारायण द्विवेदी का जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के वड़नगर के किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। पुलवामा हमला कब हुआ था? तो 14 फरवरी 2019 को। पाकिस्तानी ने भारतीय सेना के बिग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा था? तो 1 मार्च 2019 को। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने का जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इसमें राजस्थान के कितने वीर सपूत शहीद हुए थे? तो सही जवाब होगा 5। 15 अगस्त 2019 को बिग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आपके वीर चक्र। बिग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को किस लड़ाकू विमान से मार गिराया था? तो MiG-21 से। पाकिस्तान से लौटने के बाद बिग कमांडर अभिनंदन की पहली पोस्टिंग राजस्थान में कहाँ की गई थी? तो आपके सूरतगढ़ में। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के जवानों के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो आपके नारायण लाल धौलपुर से ये सम्मिलित नहीं था। पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवान भागीरथ का संबंध किस जिले से था? तो आपके धौलपुर से था। राजस्थान के शौर्य चक्र विजेताओं के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ का संबंध बीकानेर से था। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ का जोधपुर से था और मेजर रणवीर सिंह शेखावत का झुंझुनू से था। सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण नवाजा था? तो अशोक चक्र। राजस्थान के वीर सपूतों को मिले सम्मान के बारे में मेजर भानु सिंह भानु प्रताप सिंह सेना मेडल, मेजर सुरेंद्र सिंह पूनिया विशिष्ट सेवा,
कर्नल सुमेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। आप ये सभी PDF के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च KL स्वागत चित्रांग, ठीक, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। और ये अभी हम RBSC 9th क्लास का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ये तो होगा जाती है हमारी किसकी, 9th क्लास की। अब हम चलते हैं किस कक्षा की ओर, तो अब हम RBSC की जो कक्षा 10th की बुक है उसका सॉल्यूशन करेंगे। जब तक आप पानी वानी पी लीजिए 1-2 मिनट, फिर उसके बाद हम पुनः शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए।